और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल की भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया है, चाहे वो विकास की बात हो या फिर कोई और मुद्दा हो। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंगलवार को आरएस पुरा पहुंचे, जहां उन्होंने कमला पैलेस में पहुंचकर नगर पालिका आरएस पुर सहित बिश्ना अरनिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और उनकी समस्याओं को सुना। मौके पर भाजपा जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर शर्मा, पूर्व मंत्री चौशाम लाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष सतपाल पप्पी सहित वार्ड पार्षदों ने केंद्रीय मंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मोदी जी ने ये संकल्प लिया कि 2047 तक हमें एक विकसित देश बनना है, डेवलप कंट्री, और हमने अपनी जो पुरानी कॉलोनियल माइंडसेट है उससे छुटकारा लेना है। जो इन 9 साल में काम हुआ है, मैं समझता हूं इसकी विशेषता यह है कि आप जो आंकड़े हैं 2014 में क्या स्थिति थी और 2023 में क्या स्थिति है, ये हमारे आंखों के सामने है। पर यह एक शुरुआत है। आपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास का जो कार्य शुरू किया 2014 में, उसके कारण हम विश्व भर में 10वें स्थान पे थे अर्थव्यवस्था में। हम 2014 में 10वें स्थान से लेकर आज 5वें स्थान तक पहुंच गए। और जिस तरीके से हम लोग, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मैं समझता हूं आने वाले ही 1 साल 1.5 साल में हम दुनिया में तीसरे स्थान पे पहुंच जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे जो नागरिक हैं, हमारे बहन भाई हैं, जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, मतलब पूरी आप अर्थव्यवस्था को देखें तो एवरेज क्या बनती है, वो दुगनी हो गई है। और ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। किसानों का कहना है कि इसी अखरोट को बेचकर वो अपना और अपने बच्चों का पेट भरते थे, लेकिन इस साल ओले गिरने से अखरोट पूरी तरह गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि अखरोट ही मेरी आमदनी का एकमात्र जरिया है, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से राजौरी के दूर दराज इलाका में रहने वाले किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ के लोग अखरोट की फसल जो है वो इनकी फेमस है और यहाँ पर बड़ी तादाद में अखरोट की फसल होती है, लेकिन बारिशों की वजह से, ओले गिरने की वजह से अखरोट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कुछ किसान हैं मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। कितना नुकसान हुआ, क्या कहेंगे? सर नुकसान तो बहुत हुआ है यहाँ। सर इतनी बारिश है, इतनी बर्फ के गोले पड़े, ये कल भी, परसों भी, आज भी रात को। देखो आप खुद ये देख लो, पेड़ों पे मतलब अखरोट एक ज़रा भी नहीं है। इस अखरोट पे बहुत अखरोट होते थे, इधर अखरोट का ही कारोबार ज़्यादा चलता था, तो वो इस साल को होता था। हाँ सर, इसी से गुजर बसर होता था। इस वक्त में ना मक्की है, ना अखरोट है, कुछ चीज़ भी नहीं है। अब धान का खेत था, हमने वो उसकी पनीरी जो बोजी थी वो भी खत्म हो गई इस गोले से, जो अनाज के गोले। सर सरकार से यही डिमांड है हमारी कि हमारे लिए जो भी ये नुकसान है इसका भरपाई कुछ कर दे सरकार, तो ठीक था। आप क्या कहेंगे, कितना नुकसान हुआ है? सर नुकसान तो बहुत हो चुका है। अब अगर गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे तो फिर तो लाखों करोड़ों का मसला है। ना यहाँ कोई मक्की रही, ना अखरोट रहे, ना कोई खुबानी रही, कोई कुछ चीज़ भी नहीं बची सर जी। तो अब हम तो मजबूर हैं, ना फसल तो उग ही नहीं पा रही। इस वक्त तक कम से कम कमर हमारी मक्की होती थी, वो बिल्कुल 0%, वो भी ख़त्म हो गई। अब धान का मसला था, वो भी पनीरी जितनी भी थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि वो जब रात को सैलाब आया, वो सैलाब से वो ऊपर आ गई तमाम। वो किसानों की ये मांग है कि हमें कंपनसेशन दी जाए, सरकार एक टीम बनाए और टीम यहाँ पर मौके पे आए और पूरा महीना जो है वो काटा जाए और एक जो जितना नुकसान हुआ है कि किसान का, उस किसान के नुकसान की भरपाई जो हो, ताकि किसान जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो। क्योंकि भारी नुकसान इस पूरे इलाके में, ना सिर्फ इस गांव में बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं, तमाम गांव में बहुत नुकसान जो है यहाँ के किसानों का हुआ है। राजौरी के दूर दराज इलाका बुदल से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा।
और जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चुनाव पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं, जिससे 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर भारत के लोगों को भी फायदा होगा। वहीं इन परियोजनाओं से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। नेटवर्क 18 की एडिटर इंटरनेट सिक्योरिटी अरुणिमा ने पूरे मामले का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के बाहर इस यूनियन टेरिटरी की एक छवि बन गई है कि जब भी इसकी बात करें या तो इसकी सुंदरता की बात होती है या फिर आतंकवाद और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों की। बट अब नया कश्मीर एक कोशिश कर रहा है कि एक नया अध्याय लिखा जाए डेवलपमेंट का, और उस डेवलपमेंट के नैरेटिव में पावर इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट 1 2007 से जम्मू कश्मीर के लोगों को सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी या फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिला रहा है। इसका फेज़ 2 अब शुरू होने जा रहा है और चिनाब के ऊपर 5 ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं जो कुल मिला के 6000 से भी ज़्यादा मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए बट पूरे पूर्वी भारत के लोगों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया की जो सारे स्टेट्स हैं, इन सबको इससे बेनिफिट होगा, ऐसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यहाँ के लोकल MP हैं और सेंटर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, वो कहते हैं। हमने बात की यहाँ के कुछ अधिकारियों से, उनका भी कहना था कि इस पावर प्रोजेक्ट से जो 5 अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स हैं कुल मिला के 6000 से ज़्यादा मेगावाट जनरेट करेंगे, इनसे ग्रिड को काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही कुछ कंसर्न्स हैं एनवायरनमेंट को लेके, तो आप देख रहे हैं ये जो पानी पीछे फवारे की तरह छूट रहा है, ये उसी एनवायरनमेंटल कंसर्न के मद्देनज़र है। NGT जो एनवायरनमेंटल गाइडलाइंस इशू करता है, उसके तहत एक्सेस वाटर जो बकाया पानी है उसको निकाला जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात यहाँ पे हो रही है। 10,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सकती है ये 5 से ज़्यादा जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से। तो ये नया कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कैमरामैन PK दास के साथ किश्तवाड़ से अरुणिमा। पिछले 5 सालों में चिनाब में बहुत सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। इनसे हमको और आपको क्या फ़ायदा होने वाला है समझने के लिए यहाँ कश्यप जी हमारे साथ है। कश्यप जी, चिनाब पर बहुत सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर इस वक्त काम हो रहा है, कौन कौन से ये प्रोजेक्ट हैं और क्या इससे सिर्फ कश्मीर और जम्मू के लोगों को फ़ायदा होगा या पूरा उत्तरी भारत इसको लेकर होपफुल हो सकता है? कश्मीर के अलावा पूरे उत्तर भारत को इसका फ़ायदा होगा। जो डेवलपमेंट है इससे हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन से लोकल एरिया डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और रेवेन्यू जनरेशन भी रहता है, क्योंकि सारा जो मटेरियल आता है वो इसी एरिया में कंज्यूम होता है, तो देयर इज़ रेवेन्यू जनरेशन फॉर स्टेट एज वेल। सर, कौन कौन से ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि क्या पिछले कुछ सालों में तेज़ी आई है इन प्रोजेक्ट्स के सैंक्शनिंग? हाँ, यस, पिछले कुछ सालों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है और जिससे हाइड्रो पावर डेवलपमेंट हम लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के अंदर आए हैं हमारे प्रोजेक्ट्स। तो देयर इज़ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी एम्फसिस है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टेक किए जाए, क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहते हैं और आज तो इससे एनवायरनमेंट को बहुत कम नुकसान होता है, इसलिए हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। सर, आपने एनवायरनमेंट की बात की तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि कैसे एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा जा रहा है। शोर बहुत है तो मैं कश्यप जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि 1 मिनट वो यहीं रहे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कैसे जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज़ किया जा रहा है। तो ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बांध बन जाने से, डैम बन जाने से एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं। NGT की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 11.3 यूनिट एक्सेस वाटर यहाँ इस दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट से वापस नदी में रिलीज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स का भी ख्याल रखा जा रहा है और बाकी की जो पावर नीड्स हैं उनका भी ख्याल रखते हुए ये 5 पावर प्रोजेक्ट चिनाब पे आगे बढ़ रहे हैं। इन पावर प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी NHPC के ऑफिशियल्स बता रहे हैं 10,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है इन पावर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। और साथ ही ये बहुत क्लियरली बताया जा रहा है कि ये जो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं 5 से ज़्यादा 6000 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली की उपज हो सकती है अगले कुछ सालों में, और इससे पूरे नॉर्थ इंडिया को फ़ायदा होगा। ये कहना सही है सर कि क्योंकि आप ग्रिड को फीड करते हैं, तो चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, ये सारे स्टेट इससे बेनिफिट करने वाले हैं। डेफिनेटली जो हमारा जो पावर जनरेशन होता है
वो नेशनल ग्रिड में चला जाता है और नेशनल ग्रिड से सारी स्टेटों के अंदर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये जो पावर प्रोजेक्ट्स पे फोकस है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स पे फोकस है, आप बता रहे थे कि जब कोविड का दौर आया तब भी पता चला देश को कि कितना ज़रूरी है हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, किस तरीके से ग्रिड को बैलेंस करते हैं। एक आइडियल जो हाइड्रोथर्मल मिक्स है वो 70-30 का है, 70% थर्मल एंड 30% हाइड्रो, तो जो कि ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी लाइन में हाइड्रो डेवलपमेंट को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनएचपीसी के सीनियर अधिकारी जो बता रहे हैं कि कैसे हाइडल पावर प्रोजेक्ट देश की पावर इंडिपेंडेंस में एक बड़ा फैक्टर है। ये फैक्टर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए ही नहीं है। जब आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं आपके दिमाग में सिर्फ आतंकवाद और नेशनल सिक्योरिटी का पिक्चर आता है, बट ये पावर इंडिपेंडेंस नया कश्मीर की तरफ से एक और अटेम्प्ट है ये बताने के लिए कि डेवलपमेंट भी उतना ही, डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग में भी जम्मू एंड कश्मीर का उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है जितना कि बाकी देश का। पीके दास के साथ दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट से अरुण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर खास रिपोर्ट। पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूर दराज भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव सावजिया में आवारा कुत्तों ने आतंक मचाते हुए 1 घंटे के अंदर अंदर 4 ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इस दौरान जब घायलों को लेकर उनके परिजन क्षेत्र स्थित सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां पर चिकित्सक उपलब्ध न होने से ग्रामीणों में काफी गुस्सा और नाराजगी आ गई और उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र पर धरना देकर ब्लॉक मेडिकल अधिकारी मंडी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस बात का इल्जाम लगाया कि एक तरफ तो हम लोग क्षेत्र में घूम रहे आवारा कुत्तों से परेशान हैं और कुत्तों के हमले के बाद घायलों को गांव स्थित स्वास्थ्य केंद्र में कोई उपचार ही नहीं मिल पाता। ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किए जाने की सूचना मिलने पर सावजिया चौकी प्रभारी PSI अनिल शर्मा ने मौके पर प्रदर्शन खत्म करवाते हुए कुत्तों द्वारा घायल किए गए ग्रामीणों को एम्बुलेंस से उप जिला अस्पताल बंडी भिजवाया। बहुत सारे यहाँ पे इंसिडेंट हुए, ठीक है, मौके पे ना कभी डॉक्टर मिलता है, ना कभी सिरिंज मिलती है, ना कभी कुछ। अगर एक डॉक्टर यहाँ पे छुट्टी पे है तो बाकियों का फर्ज बनता है कि वो PHC संभालें, या अगर एक डॉक्टर होता चलो मान लेते वो छुट्टी पे है, उसको भी घर जाना है, अब दूसरा कहाँ है? सुनने में आ रहा है वो क्लिनिक चला रहे हैं अपना, वो तो फिर गलत है ना सर। यहाँ अभी हम इसको जो है नौजवान इतने खड़े हैं यहाँ पे, हम PHC सावजिया को ताला लगा रहे हैं, ठीक है, और जिसको आना होगा ताला खोलने के लिए वो आएगा, हमसे पहले बात करेगा फिर अंदर जाएगा। हमारा घर रोड के साथ है तो वहाँ पे कुत्ते ने मेरे छोटे भाई को और मेरे पापा को काटा, तो हम वहाँ से इस एक्सपेक्टेशन से आए PHC सावजिया में कि यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कितना बड़ा PHC बना हुआ है यहाँ पे, ये बिल्डिंग है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस वक्त एक भी स्टाफ का मेंबर नहीं है, सिर्फ सफाई कर्मचारी है यहाँ पे, जो स्वीपर हैं और ड्राइवर वगैरह हैं, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस वक्त PHC सावजिया में वो उनमें से यहाँ पे कोई एक भी नहीं है। और सुनने में ये आया है कि इस वक्त सबकी प्रेजेंट चल रही है हॉस्पिटल में, लेकिन प्रेजेंट यहाँ पे कोई नहीं है। अभी अगर यहाँ पे कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे आग लग जाती है, कुछ और हो जाता है, तो यहाँ पे इस वक्त कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और पुंछ जिले के सुरनकोट में आज जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की तरफ से लड़कों के 14 वर्ष आयु वर्ग के अंतर स्कूल खेल मुकाबलों का सरकारी मिडिल स्कूल कर्मी ढाकी मैदान में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सुरनकोट जोन के विभिन्न स्कूलों ने कबड्डी, कैरम, शतरंज, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और टगवार जैसे खेलों में भाग लेने के लिए सैकड़ों खिलाड़ियों और शारीरिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जोनल शारीरिक शिक्षा अधिकारी कुलवंत सिंह और परवेज मलिक आफरीदी ने की, जबकि SHO मंडी मुख्तियार अली इसकी मुख्य अतिथि रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसके अंदर तो जितनी भी टीमें, जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ये जो मेरी तरफ से यही मैसेज है कि जितने भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है गेम्स में, स्पोर्ट्स में जो है हम लोग हिस्सा लें, ताकि नशे और हर किस्म की बुराइयों से बचे, हमारे जो है हमारा फ्यूचर जो है वो उस चीज़ से बचा जाए। और जोन का जो है अंडर 14 कैटेगरी में जो है बॉयज़ की कैटेगरी में यहाँ पर जो है इंटर स्कूल जो है जोनल लेवल जो है
टूर्नामेंट हो रहा है और ये डिपार्टमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से हो रहा है और ये पूरा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है तमाम इवेंट्स करवाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी है SHO मंडी मुख्तार हुसैन साहब और हमारे ZPO सुरनकोट कलवंत सिंह जी की देख रेख में ये इवेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली मरतबा देखा गया है कि बहुत सारी पार्टिसिपेशन जो है हो रही है और सुरनकोट जोन में आज 1250 बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया है और इसमें खो-खो है, बैडमिंटन है, टग ऑफ वार है, चेस है, कैरम है और कबड्डी का जो है यहाँ पर टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। और आपको बताया कि पुंछ नगर स्थित डिग्री कॉलेज मैदान में शहीद DSP मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब की तरफ से 1 महीने से आयोजित किया जा रहा वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर खत्म हो गया है। इस शिविर में विभिन्न आयु वर्ग के 100 के करीब खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता शहीद DSP मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के संस्थापक मोहम्मद तारिक खान और प्रदीप खन्ना ने की, जबकि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य राजीव शर्मा इसके मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर राजीव शर्मा ने कहा कि पुंछ जैसे क्षेत्र में युवाओं के इतनी बड़ी संख्या में खेलों से जुड़े होना एक बहुत ही शुभ संकेत है। समझता हूँ ये हमारे क्लब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो आज यहाँ पे आए और इन बच्चों की भी हौसला अफजा हुई। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए खास करके ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि राजीव शर्मा जैसे शख्सियत जो है वो यहाँ पे आई, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो जितनी भी स्पोर्ट्स है उनको वो है वो फीड करती है। उनको पुंछ के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इस वक्त इक्विपमेंट जो है वो सप्लाई किए हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भी मैडम जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है नुज़ुद्दुल साहिबा वो इसी तरह से अपना हाथ जो है इस हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ पे रखेंगी। हर जितनी भी इस टीम है गेम की सबको उन्होंने जितना मटेरियल है मैक्सिमम प्रोवाइड किया है और जो भी रिक्वायरमेंट्स है हर डिस्ट्रिक्ट की इसको पूरा किया है। पुंछ में हमने काफ़ी यहाँ पे अभी भी काफ़ी इक्विपमेंट आए हैं, जैसे वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, हॉकी का और भी ये बॉक्सिंग का, सबके इक्विपमेंट आए हैं और भी इनकी डिमांड्स है वो अगले 1-1.5 महीने में वो भी सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। और मुझे खुशी है और बच्चों को हमने जो भी बच्चों की रिक्वायरमेंट्स है वो भी हमने लिए हैं और उनको जल्दी से जल्दी हम लोग पूरा करेंगे। सर ये महीने पहले एक समर वॉलीबॉल कोचिंग कैंप स्टार्ट किया गया था शहीद DYSP मंजीत सिंह द्वारा, क्लब द्वारा। और हमारे यहाँ पे कोच सर जो है मोहम्मद तारिक खान साहब, मोहम्मद रमीन सर, इनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रहे इस कोचिंग कैंप को कामयाब बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, कश्मीर से, रजौरी से और सिर्फ पुंछ डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बाहर से भी बच्चे आए और उन्होंने अपनी स्किल्स को यहाँ पे डेवलप किया और अपनी स्किल्स को बेहतर किया और अपनी गेम को बेहतर किया। और हर साल ये समर कोचिंग कैंप होता है। और कुपवाड़ा में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए रैली निकाली। इस अवसर पर बच्चों ने हाथों में प्लेकार्ड उठाकर लोगों को जागरूक किया कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि भविष्य में पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ पूरे मार्केट को कि हमें पॉलीथीन का कम यूज़ करना चाहिए और हमें जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं काटने चाहिए, क्योंकि इससे ही हमें फ्रेश एयर मिलती है। अगर हम ये काटेंगे तो ये जो पोल्यूशन होगा, अगर हम पोल्यूशन करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन नहीं रहेगा, वो गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। हमने ये ट्रिप रैली इसके लिए निकाली है ताकि जो ये लोग हैं ये गंदगी डालती हैं ये ना डाले, ये इनको अगर गंदगी डालनी है ये डस्टबिन में डाले और यहाँ पर गंदगी ना करे, इन्वायरमेंट ख़राब होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हम पेड़ को काटते हैं उससे हमें सांस लेने में तकलीफ आती है। ये पेड़ से हम ऑक्सीजन लेते हैं, अगर पेड़ नहीं होंगे हमारी ज़िंदगी भी नहीं है। चाहती हूँ कि हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको रिसाइकल करना चाहिए और उसका रीयूज़ करना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन हमें नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा हमें इनएग्जॉस्टेबल चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। और आज जो हमारे हम इतनी पोल्यूशन फैलाई, हमारे जो नदी नाले हैं सब में इतनी पोल्यूशन, जो गंदगी हमें घर से निकलती है हम वो उन्हीं में डाल देते हैं। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए और हमें पोल्यूशन डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव जिंदडमेलू में चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दुकान के ताले तोड़कर दुकान के अंदर पड़े नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया और इस मौके पर फरार भी हो गए। घटना सोमवार मंगलवार मध्य रात्रि के बीच की है, जब गांव जिंदडमेलू में रहने वाला सुभाष चंद्र पुत्र चमनलाल हर रोज की तरह रात को दुकान बंद करके घर गया और सुबह देखा तो दुकान के ताले टूटे हुए थे और दुकान के भीतर पड़ी नकदी और दुकान के अंदर रखा गया सारा सामान जो था वो गायब था।
ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मतलब सारा समान समून जो भी है सब कुछ तो आप तुहाडे सामने है। खाने भी सारे खाली ने, 2 लून मिर्च तेल वगैरह सब कुछ लै गए ने। कैश ही वो भी लै गए, पर सारा कुछ ही सिलेंडर वगैरह सब कुछ लै गए। बंद की मैं दुकान 9 बजे बंद करना, 9 बजे तो बाद मैं बंद करके घर चल जाऊँ। और इसी के साथ खास रिपोर्ट पे फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 जे के एच पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं